मेरी छोटी बहन के स्कूल ने एक चैरिटी सेल का आयोजन किया था और वह एक प्रेम पत्र वापस लाई जिसे उसने $5 में खरीदा था। 8 साल पहले के इस प्रेम पत्र को घूरते हुए मैं गहरे विचारों में खो गया। नीचे हस्ताक्षर में लिखा था, सासराफीन, क्या यह मेरी वही शांत रहने वाली पूर्व सहपाठी नहीं है जो अब मेरी उतनी ही शांत रहने वाली बॉस है? जैसे ही मैं विवरण मांगने वाला था, घर पर एक कॉल आया और लाइन के दूसरी तरफ मौजूद बच्चा अपनी पूरी ताकत से रो रहा था। एक इंटर्न की गलती के कारण हमारी पूरी टीम की भारी आलोचना की गई थी और टीम लीडर के रूप में मुझे सबसे ज्यादा डांट पड़ी थी। जब तक मैं निराश होकर बॉस के ऑफिस से बाहर आया, इंटर्न व्यावहारिक रूप से रोने ही वाली थी। मैंने उसकी आंखों के नीचे के 2 काले घेरों, डार्क सर्कल्स को देखा। पिछले कुछ दिनों से काम का दबाव अविश्वसनीय रूप से अधिक था और हमारी पूरी टीम बिना किसी ब्रेक के ओवरटाइम काम कर रही थी। मैंने लापरवाही से अपना हाथ हिलाया। एक ठंडी महिला की आवाज गूंजी जिसने इंटर्न को बुरी तरह डरा दिया और मेरा शरीर भी अकड़ गया। मैंने ऊपर देखा और साराफीन को मेरी ओर देखते हुए त्योरियां चढ़ाए पाया। उस बर्फ जैसी ठंडी खूबसूरत चेहरे को देखना ही डरावना था। मैंने एक जबरदस्ती की मुस्कान बिखेरी। साराफीन ने अपने ऑफिस का दरवाजा बंद करने से पहले कुछ सेकंड के लिए मुझे लगातार घूरा। जब मैं काम के बीच में पानी लेने के लिए बाहर निकला तो मैंने कुछ इंटर्न्स को डरते डरते फुसफुसाते हुए सुना। वह डायरेक्टर कास्ट के प्रति इतनी सख्त है। डायरेक्टर कास्ट का दिल कितना मजबूत है। अगर मैं होती तो निश्चित रूप से इसे संभाल नहीं पाती। मैंने सुना है कि डायरेक्टर कास और बॉस हाई स्कूल में सहपाठी हुआ करते थे। क्या तुम सच कह रही हो? तो बॉस एक पुराने सहपाठी को डांटते समय भी एक औंस दया नहीं दिखाती। कितनी क्रूर है। मैंने अपने कंधे उचकाए। कौन कहता है कि वह नहीं है? साराफिन बस एक शैतान थी। मैं उनके लिए कोई साधारण हाई स्कूल सहपाठी नहीं था। हमने पूरे 3 साल तक एक ही डेस्क साझा की थी, फिर भी उन्होंने मेरा बिल्कुल लिहाज नहीं किया। मैं जाने ही वाला था कि मैंने उनकी बातचीत को बदलते हुए सुना। वैसे मैंने सुना है कि बॉस की सगाई हो चुकी है। हाँ, कुछ समय पहले मैंने उनके मंगेतर को उन्हें कंपनी छोड़ने आते हुए भी देखा था। मेरे कदम डगमगा गए और कप को पकड़े हुए मेरी उंगलियां अनजाने में एक मुट्ठी में बदल गईं। मैंने गलियारे के अंत में स्थित ऑफिस की ओर देखा और किसी अज्ञात कारण से मेरा सीना भारी और घुटन भरा महसूस होने लगा। 1 महीने के कठिन काम के बाद प्रोजेक्ट में आखिरकार महत्वपूर्ण प्रगति हुई और कंपनी ने हमें 5 दिनों की छुट्टी दी। इंटर्न्स इतने रोमांचित थे कि वे रो सकते थे। मैंने उनके रात के खाने के निमंत्रण को विनम्रता से अस्वीकार कर दिया और सीधे अपने गृहनगर के लिए गाड़ी चला दी। मैं आधे साल से वापस नहीं आया था। भाग्य से यह बहुत दूर नहीं था। कार से केवल 4 घंटे से थोड़ा अधिक समय लग रहा था। जब मैं घर पहुंचा तो काफ़ी देर रात हो चुकी थी। मेरी अचानक वापसी ने मेरी माँ को चौंका दिया, लेकिन वह खुशी खुशी मेरा बिस्तर बनाने चली गई, जबकि मेरे पिता ने एक धुन गुनगुनाते हुए मेरे लिए आधी रात का नाश्ता बनाया। मैंने अपना सामान रखा और चुपके से छोटे बेडरूम का दरवाजा खोला। एक छोटी बच्ची कमलों में लिपटी हुई थी। उसका सोता हुआ चेहरा प्यारा और शांत था। फियोरा मेरे माता पिता की उस समय की संतान थी जब मैं हाई स्कूल में था। अचानक इतनी छोटी बहन का होना एक ऐसी चीज़ थी जिसे शुरुआत में अपनाना मुझे कठिन लगा था। लेकिन जैसे जैसे फियोरा बड़ी हुई वह और भी प्यारी होती, जिसने मेरी माँ के धैर्य और मेरे पिता की बुद्धिमत्ता को पूरी तरह से विरासत में पाया था। वह मुझसे अविश्वसनीय रूप से लिपटी रहती थी और जब भी उसे कोई अच्छी चीज़ मिलती थी, मैं हमेशा पहला व्यक्ति होता था जिसके बारे में वह सोचती थी। अगली सुबह जल्दी मैं किसी हलचल से जाग गया। नींद में आंखें मटकाते हुए मैंने फियोरा को मेरे बिस्तर पर झुके हुए बिना पलक झपकाए मुझे घूरते हुए देखा। अरे भैया, आप वापस आ गए। हाँ, मैंने अपनी आंखें फिर से बंद कर ली। अच्छी बच्ची बनो, भैया को थोड़ा और सोने की ज़रूरत है। ठीक है, मैं स्कूल जा रही हूँ। जब मैं वापस आऊंगी तो आपके लिए एक उपहार लाऊंगी, मैंने स्वीकृति में बुदबुदाया। जब फियोरा दबे पांव बाहर निकली तो उसने समझदारी से अपने पीछे का दरवाजा भी बंद कर दिया। यह छोटी बच्ची काफ़ी विचारशील थी। ऐसा लग रहा था कि उसकी पॉकेट मनी भी बहुत कम नहीं थी। अगर वह वास्तव में मेरे लिए एक उपहार ला सकती थी। मैं इसका थोड़ा इंतजार कर रहा था। जब मैं आखिरकार बिस्तर से उठा तो लगभग 11 बजे बज चुके थे। फियोरा पहले ही स्कूल खत्म करके घर लौट आई थी। मेरे माता पिता ने मुझे कुछ समय के लिए उसकी देखभाल करने के लिए कहा और फिर वे दोनों किराने का सामान खरीदने के लिए एक साथ सुपरमार्केट चले गए। जैसे ही मेरे माता पिता गए, एफ आयोरा रहस्यमयी ढंग से मेरे पास आ गई। भैया, अंदाजा लगाइए कि मैं आपके लिए क्या उपहार लाई हूँ। मैं भला इसका अंदाजा कैसे लगा सकता हूँ? ठीक जब मैं एक अंधाधुंध अंदाजा लगाने ही वाला था, वह खुद को और नहीं रोक सकी और उसने सीधे मेरे चेहरे के सामने एक लिफाफा खड़ा किया। देखिए भैया, इस पर आपका नाम लिखा है। मैं एक पल के लिए थम गया और मैंने पत्र ले लिया। कागज थोड़ा पीला पड़ गया था और ऐसा लग रहा था कि यह काफी समय पुराना है। लिफाफे के सामने के हिस्से पर लिखा था, कसफी और बिना रुके बकबक कर रही थी। हमारे स्कूल में आज एक चैरिटी सेल का आयोजन किया गया था। हम घर पर इस्तेमाल न होने वाली पुरानी चीजें स्कूल लाए थे और सहपाठी जो चाहे खरीद सकते थे। अंत में जो पैसा हम कमाएंगे उसे होप प्राइमरी स्कूल को दान कर दिया जाएगा। मेरा सहपाठी इतनी सारी चीजें लाया था, पुरानी किताबें और पुराना स्टेशनरी का सामान। मुझे यह पत्र एक किताब के अंदर दबा हुआ मिला, इसलिए मैंने इसे $5 में खरीद लिया। फियोरा के चेहरे पर प्रशंसा पाने की भीख मांगती हुई एक अभिव्यक्ति थी। भैया, क्या आपको यह पसंद आया? मेरी पहली प्रतिक्रिया पूरी तरह से उलझन भरी थी। बचपन से लेकर बड़े होने तक मुझे अपनी क्लास में कभी भी सुंदर नहीं माना गया था। मैं अपने दिन एक अंतर्मुखी और उबाऊ व्यक्तित्व के साथ मोटे चश्मे पहनकर बिताता था। जब दूसरे मुझसे बात करने की कोशिश करते थे तो मुझे कभी समझ नहीं आता था कि क्या जवाब दूं। किसी भी लड़की ने मुझे कभी कोई प्रेम पत्र नहीं दिया था। इस पत्र को पकड़े हुए मैं पूरी तरह से असमंजस में महसूस कर रहा था। लेकिन फियोरा मुझसे आग्रह करती रही, भैया जल्दी करो और इसे खोलो। मुझे नहीं लगता कि यह एक अच्छा विचार है। आखिरकार
यह किसी और की संपत्ति है, विशेष रूप से एक निजी पत्र, जैसे कि एक प्रेम पत्र। लेकिन मैंने इसे खरीदने के लिए पूरे 1 सप्ताह तक अपनी पॉकेट मनी बचा कर रखी थी। बच्चे हमेशा अधीर होते हैं। उसने पत्र वापस छीन लिया, इसे 2 या 3 झटकों में फाड़कर खोल दिया और वापस मेरे हाथों में ठूँस दिया। भैया, मुझे इसे पढ़कर सुनाइए। मेरे सहपाठी ने कहा कि उसने इसे अपनी बुआ के खजाने के बक्से से निकाला था। यह अच्छी चीज़ों से भरा हुआ है, इसलिए यह भी अच्छा ही होगा। मैं बस मना करने ही वाला था कि मेरी आँख के कोने से मुझे बिल्कुल अंत में मौजूद हस्ताक्षर की एक झलक मिल गई। सरफीन, ऐसा लगा मानो मेरे दिमाग में बिजली कड़क उठी हो। अपनी नज़र को पत्र की सामग्री पढ़ने के लिए कड़ेपन से ऊपर ले जाने से पहले मैं कई सेकंड के लिए स्तब्ध रह गया। काश, यह वर्ष हमारे एक साथ एक ही डेस्क साझा करने का तीसरा वर्ष है। मैंने पत्र के ऊपरी हिस्से पर अपना हाथ रख दिया। मेरा चेहरा गुस्से और शर्म से इतना लाल हो गया था कि लगा जैसे फट जाएगा। मेरी बहन अभी भी मुझ पर दबाव बना रही थी। भैया, जल्दी करो और इसे पढ़ो, मैं भी इसे सुनना चाहती हूँ। अपनी बहन को दूर भेजने का एक बहाना ढूंढते हुए मैंने लिफाफा कसकर पकड़ा और अपने कमरे में भाग गया। मैंने खिड़की खोली और काफ़ी देर तक हवा को अपने ऊपर बहने दिया, लेकिन मेरा दिल अभी भी शांत नहीं हो पा रहा था। मैंने पत्र को दोबारा देखा एंड मैं पूरी तरह से आश्वस्त था। यह साराफिन द्वारा लिखा गया था। मुझे अपने हाई स्कूल के प्रथम वर्ष की शुरुआत और साराफिन के साथ मेरी पहली मुलाकात याद आ गई। उस समय मैं एक छोटे से शहर का बच्चा था जो अकेले ही शहर के नंबर 1 हाई स्कूल में पढ़ने आया था। मैं एक सुपर मजबूत बुने हुए बोरे को ले जा रहा था, जिसमें बिल्कुल सब कुछ भरा हुआ था। जब मैं स्कूल के गेट पर पहुंचा तो मैं इसे और अधिक नहीं उठा सका, इसलिए मैंने इसे ज़मीन पर घसीटना शुरू कर दिया। लेकिन मैंने उस बुने हुए बोरे की गुणवत्ता को कुछ ज़्यादा ही समझ लिया था। ज़मीन के साथ अत्यधिक घर्षण के कारण बोरा बीच से पूरी तरह फट गया। अचानक यह महसूस करने से पहले कि वजन कुछ कम लग रहा है, मैं एक लंबी दूरी तक चल चुका था। मैंने पीछे मुड़कर देखा और पाया कि मेरा सारा सामान मेरे पीछे के पूरे रास्ते पर बिखरा हुआ था। किताबें, स्टेशनरी, टॉयलेटरीज एंड मेरा लंच बॉक्स। आसपास के छात्र सभी मेरी ओर देख रहे थे और चारों ओर लगातार हंसी के ठहाके गूंज रहे थे। शर्म से पूरी तरह लाल हो मैं जमीन पर बैठ गया और चीज़ों को उठाने के लिए पीछे की ओर बढ़ने लगा। मैं अभी ज़्यादा देर से चीज़ें नहीं उठा रहा था कि मेरी ओर आ रही एक लड़की से मेरी आमने सामने टक्कर हो गई। लड़की ने एक बैकपैक कैरी किया हुआ था। उसका चेहरा ठंडा और खूबसूरत था, बाल पोनीटेल में बंधे थे और वह काफ़ी लंबी थी। उसने कई तरह की फुटकर चीज़ों का एक ढेर पकड़ा हुआ था और उसने धीमी आवाज़ में कुछ कहा। मैंने अजीब ढंग से अपना सिर हिलाया, बमुश्किल ही उसकी ओर ऊपर देखने की हिम्मत जुटा पा रहा था। उसने एक पल के लिए सोचा, अपने बैकपैक से कुछ किताबें निकालीं और फिर वह खाली बैकपैक मुझे सौंप दिया। उलझन में मैंने उस युवा लड़की का सफ़ेद बैकपैक स्वीकार कर लिया और शून्य भाव से ऊपर देखा। सरफिन ने उन किताबों की ओर इशारा किया जो मैंने अभी अभी उठाई थी। मैंने सहज रूप से उसकी किताबों की ओर देखा। कवर्स पर उसकी क्लास और नाम चिपकाया हुआ था। क्लास 3, ग्रेड 10 सरफिन। अगर हम क्रश होने की बात करें तो वास्तव में मैं ही पहला व्यक्ति था जो उसे पसंद करने लगा था। यह सिर्फ एक अफसोस की बात थी कि यह गुप्त क्रश विभिन्न कारणों से अंतःशून्य में विलीन हो गया। कॉलेज से स्नातक होने के बाद मैंने एक अज्ञात छोटी कंपनी में एक इंटर्न के रूप में प्रवेश किया। मुझे कभी भी उससे दोबारा मिलने की उम्मीद नहीं थी और केवल तभी मुझे एहसास हुआ कि वही इस छोटी कंपनी की संस्थापक थी। लोगों के बीच की दूरी हमेशा और चौड़ी होती हुई लगती है। जब मैं अभी भी यह पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि खुद का पेट कैसे भरूं, सरफिन ने पहले ही अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर दिया था और समाज के उच्च वर्गों में प्रवेश कर चुकी थी। तो वास्तव में यह प्रेम पत्र कभी अस्तित्व में आया ही क्यों था? मैंने अपना दिमाग दौड़ाया, लेकिन कोई कारण नहीं ढूंढ सका। क्या सारफीन अब शर्मिंदा होगी? सिर्फ इसके बारे में सोचने से ही अनजाने में मेरी दिल की धड़कन बढ़ गई। लेकिन इससे पहले कि मैं इस पर और विचार कर पाता, मुझे अचानक वह गपशप याद आ गई जो मैंने कुछ समय पहले सुनी थी। साराफिन का शायद पहले से ही कोई मंगेतर हो सकता था। इसलिए चाहे यह प्रेम पत्र असली हो या नकली, यह केवल अतीत की बात बनकर रह सकता था। जब मैं उदास महसूस कर रहा था, मैंने दरवाजे के बाहर से फियोरा की रोने भरी आवाज़ सुनी। मैंने देखने के लिए दरवाज़ा खोला और फियोरा को अपने बच्चों वाली स्मार्ट वॉच पकड़े हुए देखा, जो वर्तमान में किसी के साथ कॉल पर थी। दूसरी तरफ का व्यक्ति शायद उसका सहपाठी था। उसकी बातें सुनकर वह फूट फूट कर रोने लगी। शायद वह बहुत बुरी तरह से रोई थी, क्योंकि फियोरा ने आखिरकार अपने होंठ नीचे की ओर सिकोड़ लिए और बात करना बंद कर दिया। उसने काफ़ी देर तक हिचकिचाहट दिखाई, जबकि दूसरी तरफ का व्यक्ति कड़वाहट से मिन्नतें करता रहा। लड़का पूरी तरह से राहत महसूस करता हुआ लग रहा था और एक पल के बाद उसने अचानक एक वाक्य बोल दिया। मैं चौंक गया, अचानक अपने कमरे से बाहर भागा। मैंने फियोरा की स्मार्ट वॉच छीन ली और उससे पूछताछ की। लड़के ने हकलाते हुए उत्तर दिया। सराफिन ठीक उसी क्षण दरवाजे की घंटी बजी। मैं जम गया, फिर तुरंत देखने के लिए अपनी आंख पीपोल दरवाजे के छेद पर सटाई। दरवाजे के बाहर सराफिन धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रही थी। वह आकस्मिक कपड़ों, कैजुअल कपड़ों में थी, थोड़ी अधिक मिलनसार लग रही थी। लेकिन वह मुख्य बात नहीं थी। बात यह थी कि अगर मैंने अभी दरवाजा खोला तो यह हम दोनों के लिए बेहद अजीब ऑकवर्ड होगा। इसके बाद हम कंपनी में कभी एक साथ कैसे काम कर पाएंगे? मैंने अपना सिर घुमाया और फियोरा के साथ एक नज़र का आदान प्रदान किया। जैसे ही वह बोलने वाली थी, मैंने उसका मुंह अपने हाथ से दबा दिया। अच्छी बच्ची बनो, तुम जाकर दरवाज़ा खोलो। यह मत कहना कि तुम्हारा भाई घर पर है और यह मत कहना कि तुम्हारा भाई कौन है। मैं तेजी से अपने कमरे में वापस भागा, पत्र को तुरंत उसकी मूल स्थिति में बहाल किया और उसे फियोरा के हाथों में ठूंस दिया। पत्र उसे वापस दे देना और फिर दरवाज़ा बंद कर देना।
इस बिंदु पर मुझे शिष्टाचार की कोई परवाह नहीं थी। फियोरा ने सिर हिलाया। मेरे कमरे में सुरक्षित रूप से छिप जाने के बाद वह दौड़कर गई और उसने दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते देखकर साराफीन बस बोलने ही वाली थी, लेकिन उन्हें वहां कोई दिखाई नहीं दिया। वह रुकी, नीचे देखा और एक छोटी बच्ची को लिफाफा पकड़े हुए अपनी ओर देखते हुए पाया। छोटी बच्ची के चेहरे पर एक अविश्वसनीय रूप से पीड़ित अभिव्यक्ति थी। साराफीन की पहले से तनी हुई त्योरियां सहज रूप से ढीली हो गईं। उन्होंने लिफाफे पर एक नजर डाली और एक सवाल पूछा, उस पर पड़े काफी स्पष्ट सिलवटों और निशानों को देखते हुए। फ्योरा की छोटी आंखें इधर उधर घूमी और उसने तुरंत एक बहाना बना दिया। सरफीन मुस्कुराई और बात को आगे नहीं बढ़ाया। उन्होंने फियोरा को एक लाल लिफाफा, रेड एनवेलप सौंपा। तुम्हारी पढ़ाई में प्रगति की कामना करती हूँ। वह ज्यादा देर नहीं रुकी और जल्दी से चली गई। दरवाजा बंद होने के बाद मैं कमरे से बाहर आया और फियोरा ने मुझे एक ओके का इशारा किया। मिशन सफलतापूर्वक पूरा हुआ। छुट्टियां समाप्त हो गईं और मैं तेजी से उस शहर वापस आ गया जहां मैं काम करता था। मैं अगले दिन एक मीटिंग के लिए आवश्यक सामग्रियों को व्यवस्थित कर रहा था जब मुझे एहसास हुआ कि मैं कंपनी में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज छोड़ आया हूँ। कुछ डेटा था जिसकी क्रॉस चेकिंग की जाना थी और अगले दिन इसकी जांच करना निश्चित रूप से बहुत देर हो चुकी होती। बिना किसी हिचकिचाहट के मैंने अपनी कार की चाबियां उठाई और दरवाजे से बाहर निकल गया। मैं कंपनी पहुंचा, दस्तावेज उठाया और बस निकलने ही वाला था कि मेरी आंख के कोने से मैंने गलियारे के अंत में स्थित ऑफिस से रोशनी बाहर आती हुई देखी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सरफिन भी ओवरटाइम काम कर रही होंगी। मैंने एक पल के लिए सोचा और वहां जाने का फैसला किया। मैं दरवाजे पर दस्तक देने ही वाला था कि मैंने झुर्रियों, ब्लाइंड्स के माध्यम से अंदर झांका और अंदर का नजारा देखा। मेरा उठा हुआ हाथ तुरंत जम गया। सरफिन सोफे पर लेटी हुई थी। उनके लंबे पतले पैर थोड़े मुड़े हुए थे। उन्होंने एक बेदाग साफ सफेद शर्ट पहनी हुई थी, लेकिन ऊपर के दो बटन किसी समय खोले गए थे, जिससे एक उत्कृष्ट कॉलर बोन दिखाई दे रही थी। मैं रुका, फिर अपनी हरकतों को धीमा किया और दरवाजा खोला, उन्हें परेशान करने के डर से घबराया हुआ। साराफीन की त्योरियां थोड़ी तनी हुई थी। वह अपने सपनों में भी शांति नहीं पा रही थी। मेरी याद में वह हमेशा ऐसी ही लगती थी। उनकी वे खूबसूरत आंखें और भौहें कभी भी पूरी तरह से शांत नहीं थी। फिर भी मुझे यह भी याद आया कि साराफीन ने एक बार बहुत ही कोमल पक्ष दिखाया था। वह हाई स्कूल में हमारे दूसरे वर्ष सोफोमोर ईयर के दूसरे सेमेस्टर की बात थी। तब तक मैं एक साल से उनका सहपाठी डेस्कमेट रह चुका था। वह गणित की प्रतिनिधि थी और मैं जीव विज्ञान का प्रतिनिधि था। उस दोपहर शिक्षक ने हमें टेस्ट पेपर्स लेने के लिए स्कूल के गेट पर स्थित प्रिंटिंग शॉप पर भेजा था। जैसे ही मैं स्कूल के गेट से बाहर निकला, मेरी टक्कर अपनी दादी से हो गई जो मुझसे मिलने आई थी। वह बहुत खुश थी। हमारा स्कूल सामान्य रूप से बाहरी लोगों को स्वतंत्र रूप से आने या जाने की अनुमति नहीं देता था। उन्होंने छोटे से शहर से एक कोच बस ली थी, एक लंबा और पथरीला रास्ता तय करते हुए। नतीजे के तौर पर जैसे ही वह गेट पर पहुंची, उन्होंने मुझे देख लिया। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। इतनी सारी चीज़ों के बारे में खुशी खुशी बकबक करती रही। सरफिन ज़्यादा दूर नहीं खड़ी थी, मेरा इंतजार कर रही थी। मेरी दादी ने मुझसे पूछा, क्या तुम वे चिपचिपे चावल के केक, स्टिकी राइस केक लाए हो जो मैंने तुम्हें पिछले हफ्ते अपने सहपाठियों के साथ साझा करने के लिए कहे? क्या उन्हें वे पसंद आए? मैं मुस्कुराया। उन्हें वे बहुत पसंद आए। उन सभी ने कहा कि आपकी कुकिंग अद्भुत है। मेरी दादी के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई। लेकिन मैंने झूठ बोला था। मैंने वे सभी स्टिकी राइस केक अकेले ही खा लिए थे। शुरुआत में मैंने उन्हें अपने रूममेट्स में बांटा था, लेकिन मैंने गलती से उन्हें उस भोजन को कचरे के डिब्बे में फेंकते हुए देख लिया था। उन्होंने कहा कि यह गंदी अस्वच्छ चीज़ है जो उन्हें बीमार कर देगी। मैं नहीं चाहता था कि मेरी दादी ने जिस भोजन को बनाने के लिए इतनी कड़ी मेहनत की थी, उसे पैरों तले रौंदा जाए। और यौवन प्यूबर्टी से गुजर रहे एक किशोर के रूप में मेरा अपना गौरव था। इसलिए मैंने बचे हुए सभी स्टिकी राइस केक खुद ही खा लिए। मैंने अपनी दादी से प्रिंटिंग शॉप के प्रवेश द्वार पर मेरा इंतजार करने के लिए कहा। जैसे ही मुझे टेस्ट पेपर्स मिल जाएंगे, मैं उन्हें खाना खिलाने ले जाऊंगा। लेकिन बायोलॉजी के पेपर्स के साथ एक समस्या थी, इसलिए मुझे फिर से शिक्षक को ढूंढने जाना पड़ा। जब मैंने इसे निपटा लिया और वापस बाहर आया, तो मैंने सरफीन को प्रवेश द्वार पर मेरी दादी का साथ देते हुए और उनसे बातचीत करते हुए देखा। मैंने अपनी दादी को उनसे पूछते सुना, क्या कालिया ने तुम्हारे साथ स्टिकी राइस केक साझा किए? सरफीन एक पल के लिए रुकी, फिर मुस्कुराई और कहा, मैंने उन्हें खाया, वे बहुत स्वादिष्ट थे। यह सुनकर मेरी दादी और भी खुश हो गई। दादी के पास यहीं और भी हैं। क्या तुम कुछ और चाहती हो? बुजुर्ग हमेशा ऐसे ही होते हैं, जिसे वे युवा पीढ़ी के लिए सबसे अच्छा समझते हैं, उसे बचाकर रखने के आदी होते हैं। मेरी दादी के लिए अपने हाथों से बनाए गए स्टिकी राइस केक सबसे अच्छी चीज़ थी जो वह अपने पोते को उसके सहपाठियों के साथ साझा करने के लिए दे सकती थी। मैंने घबराहट में साराफीन की ओर देखा, लेकिन मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने हाथ बढ़ाया, स्टिकी राइस केक का वह टुकड़ा लिया और बिना किसी हिचकिचाहट के उसे खा लिया। उन्होंने मेरी दादी को मधुरता से धन्यवाद भी दिया। मैं अचंभित होकर देखता रहा। मैंने उन्हें मेरी तारीफ करते सुना, यह कहते हुए कि मुझे अच्छे ग्रेड मिलते हैं, बहुत कड़ी मेहनत करता हूँ, उत्साही और मददगार हूँ और मेरे कई दोस्त हैं। मेरी दादी उस दिन बहुत खुश थी। उस दिन के बाद से ही मुझे एहसास हुआ कि मैं उन्हें थोड़ा पसंद करने लगा हूँ। एक गुप्त क्रश, सीक्रेट क्रश, एक अकेला अराजक युद्ध होता है। मैं चुपके से साराफेन के हर कदम पर ध्यान देता था। किसी समस्या पर विचार करते समय उनकी छोटी छोटी आदतों की मैं नकल करता था। मैं उनकी लिखावट की नकल करता था। कक्षाओं के बीच कभी कभार होने वाला शारीरिक संपर्क मेरी दिल की धड़कन बढ़ा देता था। ठीक उसी तरह मैंने इन कीमती पलों को सावधानी से इकट्ठा किया। हमारे दूसरे वर्ष में गर्मियों की छुट्टियों से ठीक पहले मैंने एस अरफिन के सामने अपनी भावनाओं को कबूल करने की तैयारी की। लेकिन उसी समय के आसपास क्लास में अचानक सारफिन के बारे में कुछ अफवाहें फैलने लगी।
मैंने सुना कि उसकी माँ और बहन को उसके पिता ने इतनी बुरी तरह पीटा था कि वे भाग गईं। उसके पिता पिछले से पिछले साल शराब पीकर हंगामा करने के जुर्म में जेल गए थे। क्या तुम गंभीर हो? मुझे हमेशा लगता था कि साराफिन से एक उदास, ग्लूमी वाइब आती है, जैसे कि उस प्रकार का व्यक्ति जो पीठ में छुरा घोंप दे। गंभीरता से, मैंने सुना है कि बुरे जीन वंशानुगत होते हैं। बेहतर होगा कि हम भविष्य में उससे दूर रहें। बेहद खराब, सराफिन भविष्य में सिविल सेवा परीक्षा नहीं दे पाएगी। वह लहजा पूरी तरह उपहास से भरा था। मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका। मैंने अपना सिर घुमाया और उन्हें घूर कर देखा। कोई बस इस बात से ईर्ष्या कर रहा है कि वह हमेशा परीक्षाओं में प्रथम आती है और हमेशा उपविजेता, रनर अप रहने के कारण कड़वाहट से भरा है ना? वह व्यक्ति एक पल के लिए जम गया, फिर गाली दी। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? बीमार तुम हो, पागल कुत्ता रेबीज। ईमानदारी से कहूं तो एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो हमेशा अंतर्मुखी रहा था, मैंने शायद ही कभी किसी से इतनी उग्र बहस की थी। एक बार जब बहस शुरू हो गई, इससे पहले कि दूसरा व्यक्ति कुछ कह पाता, मेरी अपनी आंखें उत्तेजना से लाल हो गईं। इसलिए जब एसआरएफएन शिक्षक के ठीक पीछे अंदर आई, तो उन्होंने मुझे लाल आंखों से किसी को गाली देते हुए दयनीय स्थिति में देखा। उस व्यक्ति और मुझे सजा के तौर पर गलियारे में खड़े होने के लिए क्लास से बाहर बुलाया गया। जब शिक्षक ने हमारी बहस का कारण पूछा, तो हमने एक दूसरे को देखा और दोनों ने चुप रहना चुना। वह अपने दोषी विवेक, गिल्टी कॉन्शियंस के कारण चुप था। मैं इसलिए चुप था क्योंकि मुझे डर था कि वह सुन लेगी। और मेरा गुप्त क्रश भी उसी गर्मी में समाप्त हो गया जिस दिन मैंने आखिरकार एसआरएफएन के सामने इकरार करने का साहस जुटाया। वह गर्मियों की छुट्टियों का आखिरी दिन था। अपनी याददाश्त में पते का पीछा करते हुए मैंने सराफिन का घर ढूंढ लिया और उनके घर के बाहर 2 या 3 लोग अंदर झांक रहे थे। मैं जल्दी से आगे बढ़ा। अचानक आंगन से एक जोरदार धमाके की आवाज आई। आंगन के फाटकों के माध्यम से मैंने अंदर का दरवाजा लात मारकर खोले जाते हुए देखा और सराफिन को जमीन पर बाहर फेंक दिया गया। हालांकि वह आदमी लंबा और गठीला था, लेकिन वह शराब पिए हुए था और स्थिरता से खड़ा नहीं हो पा रहा था। सराफिन ने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा उठी और सीधे उस पर झपट पड़ी। अपने पतले नाजुक शरीर का उपयोग करते हुए उन्होंने उस आदमी को जमीन पर पटक दिया। वह आदमी उग्र हो गया और उसने और भी जोर से पलटवार किया। सरफिन ने अपना हाथ ऊपर उठाया, एक पल के लिए रुकी और फिर उसे निराशा से नीचे गिरने दिया। वह लड़खड़ाते हुए अपने पैरों पर खड़ी हुई, जमीन पर पड़े आदमी को देखने के लिए अपनी आंखें नीची की। उसके शब्दों ने मेरे दिल में बम की तरह काम किया। मैं अचानक समझ गया कि साराफिन इतनी शिद्दत से पढ़ाई क्यों करती थी, क्योंकि उसने अपना भाग्य स्वीकार नहीं किया था। वह इसे बदलना चाहती थी। अपने हाथ में मौजूद प्रेम पत्र को नीचे देखते हुए मुझे अप्रत्याशित रूप से शर्म की एक लहर महसूस हुई। शायद मुझे उसके सामने इकरार नहीं करना चाहिए था। यह सराफीन के लिए परेशानी का कारण उसके लिए एक बोझ बन सकता था। मैंने अपनी मुट्ठियों को कसकर भींच लिया। मैंने चुपचाप पुलिस के दरवाजे पर आने का इंतजार किया और तभी मैं चुपके से उस गली से चला गया। फिर मैंने कॉलेज प्रवेश परीक्षाओं, कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम्स के समाप्त होने तक अपनी भावनाओं को अपने दिल में गहराई से दफन कर लिया। सराफीन न केवल उस वर्ष हमारे स्कूल की कॉलेज प्रवेश परीक्षा में शीर्ष स्कोरर टॉपर थी, बल्कि वह शहर की विज्ञान टॉपर, साइंस वैलेडिक्टोरियन भी थी। फूलों और तालियों का सिलसिला अंतहीन था और प्रमुख प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों से कॉल एक के बाद एक आ रहे थे। हालांकि मुझे भी एक अच्छे विश्वविद्यालय में प्रवेश मिल गया था, लेकिन सरफिन की तुलना में यह पूरी तरह से महत्वहीन लग रहा था। फासला उसी पल पैदा हो गया था और मेरा किशोरावस्था का क्रश मेरी अनगिनत हिचकिचाहट और कदमों के पलों के बीच समाप्त हो गया। हाई स्कूल के स्नातक समारोह, ग्रेजुएशन सेरेमनी में मैं सरफिन के बगल में खड़ा था, सीधे आगे देखते हुए, लेकिन मेरा सिर उसकी ओर झुका हुआ था। सरफिन, मैं तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। सरफिन एक पल के लिए अचंभित रह गई। उसकी आवाज़ हमेशा की तरह कोमल और शांत थी। धन्यवाद। मैं तुम्हारे भी उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। इसी के साथ हमारी युवावस्था के दौर का पटाक्षेप हो गया। शांत ऑफिस में मैंने अपने सामने मौजूद महिला की ओर देखा। सरफिन, तुमने पहले ही अपना एक नाम बना लिया है, तो तुम अब भी खुश क्यों नहीं हो? कॉफी टेबल पर आधा गिलास कॉफी रखी थी जो पूरी तरह से ठंडी हो चुकी थी और उसके पास कुछ दस्तावेज बिखरे हुए थे। सरफिन सचमुच बहुत थकी हुई लग रही थी। उनकी आंखों के नीचे साफ तौर पर काले घेरे दिख रहे थे। मैंने कुछ सेकंड के लिए उन्हें लगातार देखा, फिर एक मुड़ी हुई जैकेट उठाई और धीरे से उनके ऊपर डाल दी। लेकिन ठीक उसी क्षण जब मैंने हाथ छोड़ा, किसी ने मेरी कलाई को मजबूती से पकड़ लिया। मैंने अपनी आंखें ऊपर उठाईं और सीधे साराफिन से नजरें मिलाईं। मेरी दिल की धड़कन रुक सी गई। साराफिन की आंखें पहले तो थोड़ी धुंधली थीं, लेकिन उन्होंने जल्दी ही अपनी शांत स्पष्टता वापस पा ली। तुम यहाँ क्यों हो? मैं एक दस्तावेज लेने के लिए कंपनी वापस आया था। मैंने देखा कि यहाँ बत्तियां जल रही थीं, इसलिए मैं देखने चला आया। साराफिन ने अपनी गोद में सरक गई जैकेट पर एक नज़र डाली, 2 सेकंड के लिए शांत रहीं, फिर पानी का एक गिलास डालने के लिए उठ खड़ी हुई। मैं चुपके से बाहर निकलने ही वाला था कि मैंने साराफिन को मेरा नाम पुकारते सुना। मैं रुक गया। बॉस, क्या कोई और बात है? उन्होंने कुछ सेकंड के लिए मुझे सीधे घूरा। पहले इंटर्न के सामने तुम्हारे प्रति खराब रवैया रखने के लिए मुझे खेद है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह अचानक मुझसे माफ़ी मांगेंगी। मैंने जल्दी से जवाब दिया, कोई बात नहीं। हमारी टीम में एक समस्या थी। यह मेरी जिम्मेदारी है। आपको इसे दिल पर लेने की ज़रूरत नहीं है बॉस। साराफिन रुकी। तुम, किसी अज्ञात कारण से मुझे घबराहट महसूस हुई। ठीक जब मेरा दिल एक गांठ में बदल रहा था, मैंने उन्हें अपना सुर बदलते सुना। जल्दी घर जाओ, सड़क पर सुरक्षित गाड़ी चलाना। समझ गया बॉस। मैंने धीरे से दरवाजा खोला और एक लंबी राहत की सांस छोड़ते हुए बाहर निकल गया। मैंने लगातार 5 दिनों तक काम किया था। शुक्रवार को काम से छूटने के बाद मैं अपने अपार्टमेंट वापस चला गया और तब तक सोया जब तक कि आसमान काला नहीं हो गया और धरती घूमने नहीं लगी।
जब मैं जागा तो लगभग 10 बजे बज चुके थे। मैंने अपना फ़ोन उठाया तो देखा कि इंटर्न्स के ग्रुप चैट में कई सौ नए मैसेज आए हुए थे। इंटर्न कामिल का एक हार खो गया था, यह वह चीज़ थी जिसे उसकी माँ विशेष रूप से आशीर्वाद दिलाने के लिए एक मंदिर ले गई थी। यह उसके लिए बहुत मायने रखता था और उसने लंबे समय तक खोजा था, लेकिन वह उसे नहीं मिला था। वह ग्रुप चैट में पूछ रही थी कि क्या किसी ने इसे देखा है, और सोच रही थी कि क्या इसे सफाई करने वाली महिला ने उठा लिया होगा। क्या होगा अगर उसने इसे कचरा समझकर बुहार दिया हो। मैंने उसे तसल्ली देने के लिए एक वॉइस मैसेज भेजा, चिंता मत करो। क्या तुम वह समय सटीक रूप से बता सकती हो जब तुमने इसे खोया था? मैं सुरक्षा फुटेज की जांच करने में तुम्हारी मदद करूंगा। कमिल ने इसके बारे में ध्यान से सोचा। यह दोपहर के लगभग 4 या 5 बजे के आसपास हो सकता है। मुझे गर्मी महसूस हुई और मैंने अपनी जैकेट उतार दी। क्या यह गिर गया? फिर मेरे पास सुरक्षा कैमरों को देखने का अधिकार था, सो मैंने सीधे आज के फुटेज पर क्लिक किया। मैंने कमिल का वर्क स्टेशन ढूंढा और फुटेज को कई बार आगे पीछे करके देखा। आखिरकार मैंने स्क्रीन को जूम इन किया। मैंने लंबे समय तक इसे करीब से देखा और पाया कि जब कामिल ने अपनी जैकेट उतारी तो उसके पास से कुछ गिरा था। ऐसा हुआ कि पास से गुजर रहे एक सहकर्मी ने गलती से उसे डेस्क के नीचे लात मार दी थी। मैंने राहत की सांस ली, वीडियो का एक स्क्रीनशॉट लिया और उसे कामिल को भेज दिया। धन्यवाद काश। मुझे सोमवार को इसे लेने कहाँ जाना चाहिए? कोई बात नहीं, अच्छा हुआ कि हमें यह मिल गया। मैं चैट से बाहर आया और सुरक्षा वीडियो को बंद करने ही वाला था, लेकिन मैंने गलती से माउस क्लिक कर दिया। वीडियो सीधे शाम के 9 बजे पर चला गया। साराफिन की परछाई वहां से गुजरी। मेरी हरकतें थम गई और मैं मन ही मन हैरान रह गया। क्या साराफिन सचमुच केवल 9 बजे काम से छूटी थी? साथ ही मैं थोड़ा उलझन में भी था। जब साराफिन काम से छूटकर कंपनी से निकलती हैं तो वह इस क्षेत्र से होकर नहीं गुजरती। उत्सुकता के वश में होकर मैंने अपनी उंगली से क्लिक किया। सुरक्षा फुटेज कुछ और सेकंड आगे बढ़ गया। मैंने स्क्रीन पर देखा कि एस आरफीन मेरे वर्कस्टेशन के सामने 2 सेकंड के लिए रुकी थी। उनके जाने के बाद मेरी डेस्क पर कुछ सफ़ेद खरगोश, व्हाइट रैबिट, मिल्क कैंडीज दिखाई दी। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं और मैं अपनी सीट पर सीधा बैठ गया। लगभग हर एक दिन मेरी डेस्क पर कैंडीज होती थी। मैंने मान लिया था कि वे उन सहकर्मियों द्वारा दी गई थी जो जल्दी आते थे। मैंने बिना दोबारा सोचे उन सभी को खा लिया था। मैंने कीबोर्ड पर टैप किया और पिछले कुछ दिनों की सुरक्षा फुटेज की जांच की। समय को शाम के 8 या 9 बजे तक खींचा। निश्चित रूप से मैंने साराफिन को फिर से देखा। कैंडीज देने वाली हमेशा वही थी। ठीक तभी मेरा फ़ोन थरथराया, जिसने मेरे बिखरे विचारों को रोक दिया। मैंने कॉलर आईडी पर एक नज़र डाली। मेरी दिल की धड़कन रुक सी गई। इस वक्त सरफेन को मुझसे क्या काम हो सकता है? मैंने उत्तर देने वाला बटन दबाया, लेकिन दूसरी तरफ से एक अपरिचित पुरुष की आवाज़ आई। हेलो, क्या यह कस है? मिस्टर कस? हाँ, और आप कौन हैं? बॉस नशे में है। आपको शायद यहाँ आकर उन्हें ले जाना होगा। जब तक मैं भागकर तिंगू कॉर्टयार्ड रेस्तरां पहुंचा, तब तक रात के 11 बजे बज चुके थे। एक निजी एकांत कमरे के प्रवेश द्वार पर एक सुरुचिपूर्ण सुंदर व्यक्ति फोन पर बात कर रहा था। मुझे देखकर वह मुस्कुराया। उसने दूसरी तरफ के व्यक्ति से कुछ कहा, फिर फोन काट दिया। वह मेरी तरफ बढ़ा और मेरा पूरा शरीर अकड़ गया, क्योंकि मैंने उसे पहचान लिया था। एक इंटर्न ने पहले छोटे ग्रुप चैट में उसकी और सरफिन की तस्वीरें पोस्ट की थीं। उन सभी ने कहा था कि यह सरफिन का मंगेतर है। मिस्टर कास, आप जल्दी आ गए। उसने अंदर इशारा किया। सरफिन ने थोड़ी ज़्यादा शराब पी ली है। मुझे आपको उन्हें घर ले जाने की तकलीफ देनी होगी। सरफिन, उसने उसे इतने अपनेपन से पुकारा। बिना किसी कारण के मेरे दिल में जलन की एक लहर उमड़ पड़ी। हालांकि मैंने इसे अपने चेहरे पर जाहिर नहीं होने दिया। मैंने बदले में उसे देखकर एक मुस्कान दी। ठीक है, क्या आप दोनों भी साथ वापस जा रहे हैं? यह निश्चित रूप से इसलिए था क्योंकि उन दोनों ने शराब पी रखी थी और वे मुझे एक ड्राइवर की तरह समझ रहे थे। लेकिन मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब वह चकित रह गया। कहाँ वापस जाना है? घर। मेरा घर सारफिन के घर के रास्ते में नहीं पड़ता। इसके अलावा मेरी पत्नी मुझे लेने के लिए पहले से ही रास्ते में है। मिस्टर कालस, आपको मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पत्नी? मैं अवाक रह गया। मेरी अभिव्यक्ति देखकर उसे समझ आ गया कि क्या हुआ था। आपने मुझे क्या समझ लिया था? मैंने दो अजीब हंसी छोड़ी। बॉस का मंगेतर। वह जोर से हंसा। मैं उससे 10 साल बड़ा हूँ। तुम सचमुच मजाक करना जानते हो। उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। हेलो, मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम इवांडा है। मैं उन मूल लोगों में से एक हूं जिन्होंने शुरुआत में कंपनी शुरू करने के लिए साराफिन के साथ साझेदारी की थी। बाद में पारिवारिक कारणों से मैं पीछे हट गया। पिछले कुछ वर्षों में मेरी पत्नी और मैंने अपनी खुद की एक छोटी कंपनी शुरू की है, इवांडा ने कहा। साराफिन और मैं हमेशा संपर्क में रहे हैं। आज मैंने कुछ संबंध बनाने में उसकी मदद करने के लिए एक बिचौलिए की भूमिका निभाई। हम एक प्रोजेक्ट पर चर्चा करने के लिए एक डिनर पार्टी में गए थे। उसने गलती से बहुत ज़्यादा पी ली। मैंने जल्दी से माफ़ी मांगी। मुझे खेद है मिस्टर इवेंडर, ये एक गलत फहमी थी। कोई बात नहीं। इवांडर ने एक वेटर को बुलाया। साथ मिलकर उन्होंने साराफेन को मेरी कार में बैठाने में मदद की। ड्राइवर की सीट पर बैठते हुए मैंने अजीब तरह से बात की। मिस्टर इवांडर, क्या आपके पास बॉस के घर का पता है? अब हैरान होने की बारी इवांडर की थी। तुम्हारे पास नहीं है? मैंने अपनी पलकें झपकाई। क्या यह मेरे पास होना चाहिए? क्या तुम उसके सेक्रेटरी नहीं हो? मैं नहीं हूँ। ओह, मुझे माफ़ करना सर। आपका नंबर उनके फ़ोन कॉन्टैक्ट्स में सबसे ऊपर पिन किया हुआ है। सो मैंने मान लिया कि आप उनके सेक्रेटरी हैं। इसीलिए मैंने आपको फ़ोन किया। इवांडर ने आनन-फानन में मुझे पता भेज दिया। सुरक्षित ड्राइव करना। काफ़ी दूरी तक गाड़ी चलाने के बाद भी मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरा दिल थोड़ा ज़्यादा तेज़ी से धड़क रहा हो। मेरा दिमाग घूम रहा था। लगातार उन्हीं शब्दों को दोहरा रहा था जो अभी-अभी इवांडर ने कहे थे। आपका नंबर उनके फ़ोन कॉन्टैक्ट्स में सबसे ऊपर पिन किया हुआ है। रियर व्यू मिरर के ज़रिए मैंने पिछली सीट पर बैठी सरफेन पर एक नज़र डाली। शराब के कारण उनका चेहरा कुछ लाल हो गया था।
मैंने अपनी नज़रें हटा लीं, लेकिन कुछ ही सेकंड के बाद मैं दोबारा देखने से खुद को रोक नहीं सका। इस बार मेरी आंखें सीधे सराफिन से मिली। मेरे हाथ को एक झटका लगा और कार प्रतिक्रिया में थोड़ी सी मुड़ गई। सराफिन ने अपनी उंगलियों को अपनी कनपटियों पर दबाया। वह थोड़ी असहज लग रही थी। फिर भी उन्होंने एक हल्की सी मुस्कान बिखेरी। मुझे देखना बंद करो, ड्राइविंग पर ध्यान दो। ओ ठीक है। मेरी दिल की धड़कन रुक सी गई। मैं बिल्कुल सीधा बैठ गया। दोबारा इधर उधर देखने की हिम्मत नहीं कर रहा था। मुझे आभारी होना चाहिए कि साराफिन पूरी तरह से होश नहीं खो चुकी थी। भले ही उनके कदम थोड़े लड़खड़ा रहे थे, फिर भी वह खुद अपने पैरों पर ठीक से अपने घर के अंदर जा सकती थी। जैसे ही वह अंदर गई, वह सोफे पर लेट गई। मैंने यहाँ वहाँ ढूंढा और आखिरकार उनकी खाली रसोई में मुझे शहद का एक जार मिला। जो पानी मैंने डाला था वह थोड़ा बहुत गर्म था। पानी के ठंडा होने का इंतजार करते हुए मैंने जांच करने के लिए अपना फ़ोन अनलॉक किया। मुझे पता चला कि एवंडर, जिन्हें मैंने अभी अभी एक दोस्त के रूप में जोड़ा था, उन्होंने मुझे कई विचार संदेश भेजे थे। वह कह रहे थे, तुम बहुत जाने पहचाने लग रहे थे। मुझे अब याद आया, जब तुम सरफिन की कंपनी में शामिल हुए थे तब मैंने ही तुम्हारी भर्ती की थी। उस समय बहुत सारे कॉलेज के छात्र आवेदन कर रहे थे। तुम्हारा रिज्यूमे कुछ खास नहीं था। तुम पहले ही स्क्रीनिंग राउंड में बाहर हो गए थे। लेकिन जब सराफिन ने इसे देखा तो उसने तुम्हारा रिज्यूमे वापस खींच लिया। उसने कहा कि हमारी कंपनी को तुम्हारे जैसे किसी व्यक्ति की ज़रूरत है। अब इसे देखते हुए उनका फैसला ठोस था। तुम सक्षम हो, तुम धैर्यवान हो और तुम्हारा स्वभाव क्षमाशील है। तुम्हारे होने से कंपनी की टीम का तालमेल बहुत बेहतर है। अच्छा काम जारी रखो, नौजवान। इसमें बहुत अधिक जानकारी थी। मैंने एक पल के लिए इसे पचाया, फिर जवाब दिया, मेरे जैसा कोई? हाँ। सराफिन ने कहा था, तुम एक गर्मजोशी से भरे व्यक्ति हो। मैं लिविंग रूम की ओर देखने के लिए मुड़ा। सराफिन सोफे पर अपना सिर पीछे झुकाए बैठी थी। उनका सीना थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा था और उनकी सांसें थोड़ी भारी थी। मैं शहद मिला हुआ पानी उनके पास ले आया। बॉस सारफिन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मेरी दिल की धड़कन रुक सी गई। क्या उन्हें ठंड लग गई थी? क्या सारफिन मेरी बात सुन भी पा रही थी? मैंने हाथ बढ़ाया और उनकी आंखों के सामने अपना हाथ हिलाया। आरफिन ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उन्होंने हाथ बढ़ाकर मेरी हिलाती हुई हथेली को पकड़ लिया। उन्होंने मेरी ओर देखने के लिए अपना सिर ऊपर उठाया। उनकी काली पुतलियां पानी जैसी चमक से टिमटिमा रही थीं। कालस। हाँ, मेरा दिल बेतहाशा धड़क रहा था। फिर भी शांति का ढोंग करते हुए मैंने अपना हाथ पीछे खींचने की कोशिश की। थोड़ा पानी पी लो। मैं गिलास की तरफ बढ़ने ही वाला था, लेकिन सरफीन ने मेरी कलाई फिर से पकड़ ली। सिर घुमाकर देखा तो पाया कि वह उठकर बैठ गई थी और उन्होंने अपनी बाहें मेरी कमर के चारों ओर लपेट ली थी। मैं सोफे पर गिर पड़ा। मेरे पीछे एसराफिन का पूरा शरीर गर्म हो रहा था। अपनी शर्ट के माध्यम से भी मैं इसे महसूस कर सकता था। उनकी तेज दिल की धड़कन, उनकी बाहें मेरी कमर के चारों ओर कस गईं। उनकी आवाज़ थोड़ी कांप उठी, मत जाओ। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर का सारा खून मेरे चेहरे पर आ गया हो। सरफीन के होंठ बमुश्किल, लगभग अदृश्य रूप से मेरी बाह से छुए, जिससे मेरे अंदर एक सिहरन दौड़ गई। मैं लगातार खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था, सरफीन नशे में है। एक शराबी व्यक्ति के व्यवहार में कोई तार्किकता नहीं होती। यह बिल्कुल कुछ भी साबित नहीं करता। लेकिन उनके अगले वाक्य ने मुझे तुरंत उसी जगह पर जमा दिया। कस, तुमने इसे देखा है ना? क्या देखा? 10 साल पहले वह न भेजा गया पत्र, वह प्रेम पत्र जो तुम्हारे लिए था। मैंने चौंक कर ऊपर देखा। एक पल के लिए मुझे समझ नहीं आया कि क्या कहूँ। हमारे सामने फर्श से छत तक की खिड़की पर मेरा और सरफिन का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था। हम अविच्छिन्न रूप से करीब थे। माहौल पूरी तरह से अस्पष्ट था। सरफिन की आवाज़ सुस्त थी, जिसमें नशा घुला हुआ था। फिर भी वह बिना किसी अस्पष्टता के बोली, क्या तुम जानते हो कि तुम अब तक के सबसे गर्मजोशी से भरे व्यक्ति हो जिससे मैं मिली हूँ? वह बेदिल या अनजान नहीं थी। जब दूसरे उनके साथ अच्छा व्यवहार करते थे तो वह इसे देख सकती थी। जब वह बीमार होती थीं तो उनकी डेस्क पर थर्मास हमेशा गर्म पानी से भरा रहता था। जिन असाइनमेंट को इकट्ठा करने की आवश्यकता होती थी, कोई हमेशा उन्हें व्यवस्थित करके उनकी डेस्क पर रख देता था। क्लास में परियों की कहानियों वाली कोई जादुई घोंघा लड़की नहीं थी, लेकिन एक जादुई घोंघा लड़का जरूर था। बात बस इतनी थी कि इस घोंघे लड़के ने अपने कामों को बहुत ही अनाड़ीपन से छिपाया था। कोई भी एक सेकंड में अंदाजा लगा सकता था कि वह वही है। कस नाम का यह लड़का हमेशा बहुत अंतर्मुखी और ईमानदार था। एकमात्र समय जब उसे शिक्षक द्वारा बाहर खड़े होने की सजा दी गई थी, तब था जब वह उसके लिए खड़ा हुआ था। उसकी आंखें लाल थीं और किसी को डांटते समय वह काफी अजीब लग रहा था, लेकिन वह दृश्य उसने इसे कई वर्षों तक याद रखा था। उसकी याद में किसी ने भी कभी उसका इतनी दृढ़ता से बचाव नहीं किया था। कॉलेज प्रवेश परीक्षा समाप्त होने के बाद जो प्रेम पत्र उसने लिखा था, वह कभी भेजा नहीं जा सका। उस दिन उसका और उसके पिता का अब तक का सबसे बड़ा झगड़ा हुआ था। उसके पिता ने उसकी बांह तोड़ दी और उसने उसका सिर फोड़ने के लिए एक ईंट का इस्तेमाल किया। डरे हुए पड़ोसियों ने पुलिस को फोन किया। जब उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा था तो उसने एम्बुलेंस की खिड़की से बाहर देखा। तो क्या हुआ अगर मैंने अच्छी पढ़ाई की? क्या यह अभी भी एक बहुत बड़ी गड़बड़ी नहीं है? वह कभी ठंडी नहीं थी। वह बस हीन भावना महसूस करती थी। यह हीन भावना हड्डी से चिपके कीड़ों की तरह थी। इसे हटाया नहीं जा सकता, इससे छुटकारा नहीं पाया जा सकता था। कॉलेज के दूसरे वर्ष के दौरान उनके पिता को अचानक मस्तिष्क रक्तस्राव हुआ और वे एक वनस्पति अवस्था में चले गए। उसने उस आदमी को साल दर साल जीवित रखने के लिए, काम करने और पैसे कमाने के लिए क्लास के बाहर अपने खाली समय का हर एक हिस्सा निचोड़ दिया। उस समय कई लोगों ने उसे सलाह दी कि बस इसे जाने दो। यह आदमी बहुत बुरा था, उसे बचाने की जहमत क्यों उठानी? सारफिन भी उसे बचाना नहीं चाहती थी। उन्होंने उससे कहा कि उसे मत बचाओ, लेकिन अगर वह सचमुच उसे बचाना बंद कर देते तो वे पलट जाते और उसे क्रूर कहते। वे कहते कि पिता और बेटी के बीच कोई रात भर का मनमुटाव नहीं होता। वे कहते कि वे वास्तव में एक ही रक्त साझा करते हैं और दोनों में से कोई भी अच्छा इंसान नहीं था।
लोग हमेशा तमाशा देखने का आनंद लेते थे, कभी नहीं सोचते थे कि यह बहुत ज़्यादा है। इसलिए वह 2 साल पहले तक यह साबित करने के लिए दृढ़ थी कि वह उस आदमी जैसी बिल्कुल नहीं है। वह आदमी जो 2 साल से अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा था, वह और अधिक नहीं संभाल सका और उसी वर्ष की सर्दियों में उसकी मृत्यु हो गई। उस दिन साराफिन काफ़ी देर तक उसके अस्पताल के बिस्तर के पास खड़ी रहीं। वह सुबह से लेकर शाम तक खड़ी रहीं। कोई संतुष्टि नहीं थी और न ही कोई उदासी या दिल टूटना था। वहाँ जो कुछ भी था वह केवल मुक्ति का एहसास था। अगर सूरज की रोशनी कभी उस पर चमकती तो आखिरकार उसे और छिपना नहीं पड़ता। जब तुम्हारी बात आती है, मैंने हमेशा आगे देखा और पीछे मुड़कर देखा। मुझे डर था कि बहुत देर हो चुकी है, लेकिन मुझे यह भी डर था कि समय अभी सही नहीं था और इसलिए मैंने इसे बार बार टाला। उनकी बातें सुनकर मेरे दिल में खटास की एक लहर उमड़ पड़ी। मुझे गले लगाने वाले उनके हाथ काफी कस गए। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैंने उन्हें धीमी आवाज में कहते सुना, कलश, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। इतने सालों से टले हुए इस इकरार को सुनकर मैंने लंबे समय तक संघर्ष किया, केवल अपनी आंखों के कोनों को गर्म महसूस किया। तो इन सभी वर्षों में यह केवल मैं ही नहीं था जो चुपके से प्यार की मशाल थामे हुए था। कस। सरफिन की आवाज और साफ हो गई। ऐसा लग रहा था कि शराब का असर कम होने लगा था, लेकिन मुझे गले लगाने की उनकी हरकत वैसी ही रही। मैंने उन्हें कहते सुना, तुम्हारे कान बहुत लाल हैं। मैंने घबराहट में और धीरे से उन्हें दूर धकेल दिया। काफ़ी देर हो चुकी है, बॉस आपको जल्दी सो जाना चाहिए। मैं अब वापस जा रहा हूँ। लेकिन जैसे ही मैंने एक कदम उठाया, मेरी कमर को सराफिन ने फिर से लपेट लिया। मैं थोड़ा अस्वस्थ महसूस कर रही हूँ। क्या आप थोड़ी देर और मेरे साथ रुक सकते हैं? एक नशे में धुत सराफिन और उसका शांत रूप मौलिक रूप से दो अलग अलग लोग थे। मैं बस उसका विरोध नहीं कर सका। उसने केवल कुछ ही बार मुझसे कोमलता से मिन्नत की और मेरे पैर पूरी तरह से कमजोर हो गए। साराफिन ने मुझे बैठने के लिए खींचने का मौका लिया। फिर मेरे कंधों से चिपकते हुए वह सीधे मेरी गोद में बैठ गई। उनके शरीर का तापमान बहुत गर्म था और उनकी नज़र भी उतनी ही जलती हुई थी। मैंने उनसे आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं की। सारफिन, तुम नशे में हो। मैं नशे में नहीं हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम कौन हो। मैं जानती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। उनकी उंगलियां मेरे गाल से छुई। उनकी उंगलियों के पोर थोड़े गर्म थे। मैंने अपनी आंखें उनकी ओर देखने के लिए उठाई। मेरी नजर उनके होठों पर टिक गई। मेरे दिमाग में एक आवाज मुझ पर बेतहाशा चिल्ला रही थी, जो करना चाहते हो करो। तुम दोनों वयस्क हो। तुम किस बात से डर रहे हो? तुमने उसे इतने सालों से पसंद किया है। थोड़ा सा इनाम लेना कोई अति नहीं है ना? इस आवाज ने मेरी समझदारी को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। मैंने अपना सिर ऊपर उठाया और उन्हें चूम लिया। चुंबन जैसे ही जुड़ा वैसे ही समाप्त हो गया। मैं घबराहट में पीछे हट गया, लेकिन अगले ही पल सरफिन के होंठ आगे बढ़ गए। उन्होंने मेरे चेहरे को थाम लिया और चुंबन को और गहरा कर दिया, जिसमें एक ऐसी कोमलता थी जिसने किसी इनकार की अनुमति नहीं दी। मेरी तर्क शक्ति धीरे धीरे ढह गई। अनजाने में मेरे हाथ उनकी कमर के चारों ओर लिपट गए। अगली सुबह जल्दी मैं भाग निकला। अपार्टमेंट बिल्डिंग से चुपके से बाहर निकलते समय मुझे एक गश्त लगा रहे सुरक्षाबंद द्वारा रंगे हाथों पकड़ लिया गया। तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। तुम किस यूनिट से हो? मैं हकलाया और मैंने सराफिन का पता उगल दिया। क्या आप मुझे पहले जाने दे सकते हैं? मुझे एक ज़रूरी काम है। गार्ड ने अपने रिकॉर्ड की जांच की। यह सही नहीं है। तुमने कभी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। इस यूनिट की मालिक एक महिला है। मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। गार्ड को बात समझ में आ गई। मैंने राहत की सांस ली। मैं बस निकलने ही वाला था कि मैंने उसे कहते सुना, एक सेकंड रुको। मैं पुष्टि करने के लिए मालिक को एक कॉल कर देती हूँ। इससे पहले कि मेरे पास उसे रोकने का समय होता, कॉल पहले ही जा चुका था। मिस सरफिन, हेलो। आखिरकार सरफिन द्वारा मुझ पर दावा किया गया और वह मुझे अपने साथ ले गई। उनके मुंह के कोनों पर एक मुस्कान खेल रही थी। यह देखने में एक चकाचौंध कर देने वाला नजारा, लेकिन मुझे अभी भी बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। क्या यह मजाक है? यह मजाकिया नहीं है। सरफिन ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे सीधे अपार्टमेंट में वापस ले गई। तुम किस लिए भाग रहे थे? मैं पूरी तरह से चुप रहा। दरअसल मैं थोड़ा डरा हुआ था। इस बात से डरा हुआ कि कल रात सरफिन की ओर से सिर्फ एक सनक थी, जबकि मैंने इसे पूरी तरह से गंभीरता से लिया था। सरफिन ने अपने कदम रोक दिए। वह मेरे विचारों को पूरी तरह से समझती हुई लगी। उन्होंने मेरा हाथ दबाया। बॉयफ्रेंड, तुम नाश्ते में क्या खाना चाहते हो? मैं स्तब्ध होकर उन्हें घूरने लगा। तुमने मुझे अभी क्या कहकर पुकारा बॉयफ्रेंड? सरफिन थोड़ा आगे की ओर झुकी। यह वही है जो तुमने खुद कहा था। क्या तुम अपनी बात से पीछे हटने की योजना बना रहे हो? बिल्कुल नहीं। मैंने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाया और एक सूखी खांसी दी। मुझे नूडल्स चाहिए। सरफिन नूडल्स पकाने में आश्चर्यजनक रूप से अच्छी थीं। मैंने तब तक खाया जब तक कि मेरे मुंह से एक संतुष्ट डकार नहीं निकल गई। मैंने ऊपर देखा तो मेरी नज़रें सरफिन की नज़रों से मिली, जो हंसी से भरी हुई थीं। मैंने उन्हें एक नज़र से देखा। हंसना नहीं ठीक है। उन्होंने अपनी हंसी को दबाया और सहमति दी। मैंने अपना सिर नीचे किया और खाना जारी रखा। मैंने तुम्हारे लिए कुछ कपड़े खरीदे हैं, वे जल्द ही आ जाने चाहिए। खाने के बाद हम एक साथ काम पर चलेंगे। मैं एक पल के लिए जम गया। हम साथ चलेंगे? हाँ। सराफिन ने मेज पर अपने दोनों हाथ रखे, मेरी ओर नीचे देखते हुए। उन्होंने हर एक शब्द को साफ साफ उच्चारित किया। अब से हम हमेशा साथ रहेंगे। मैं हमेशा इस बात को लेकर अविश्वसनीय रूप से उत्सुक था कि उन्हें कैसे पता चला कि मैंने वह प्रेम पत्र पढ़ लिया था। जाहिर है, फियोरा और मैं बिल्कुल भी एक जैसे नहीं दिखते थे, और मेरा परिवार कुछ ही साल पहले शहर में आया था। उनके लिए यह जानना और भी असंभव था कि वह मेरा घर था। मैंने लंबे समय तक जवाब के लिए साराफिन पर दबाव डाला। उन्होंने मुझे कभी नहीं बताया। उन्होंने मुझसे इसे खुद अंदाजा लगाने के लिए कहा, लेकिन मैं वास्तव में इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगा सका। साउरिन ने अपने बच्चों वाली स्मार्ट वॉच पकड़ी और अपनी आंखें मटकाईं। दूसरी तरफ से कई आवाजें आ रही थीं। अच्छी बच्ची बनो। तुम जाकर दरवाजा खोलो। यह मत कहना कि तुम्हारा भाई घर पर है, और यह मत कहना कि तुम्हारा भाई कौन है। पत्र उसे वापस दे देना और फिर दरवाजा बंद कर देना। हेलो।
क्या आप सौरिन की बुआ हैं? यह आपकी चीज़ है, मुझे खेद है। मेरा मतलब जानबूझकर आपकी चीज़ लेने का नहीं था, कोई बात नहीं। सौरिन ने इसे तुम्हें बेचा था, यह उसकी गलती है। क्या तुमने इसे खोला था? यह उसकी बुआ की आवाज़ थी। मुझे खेद है आंटी। मैं सचमुच बहुत उत्सुक थी, इसलिए मैंने इसे देखने के लिए खोल लिया। लेकिन मुझे बहुत सारे शब्द नहीं आते, इसलिए मैं इसे समझ नहीं पाई। एक देर से मिला नए साल का लाल लिफाफा। तुम्हारी पढ़ाई में प्रगति की कामना करती हूँ। क्या? उसकी बुआ ने वास्तव में फ्योरा को एक लाल लिफाफा दिया था। जब वह वापस लौटी, तो उन्होंने उसे कोई लाल लिफाफा नहीं दिया। उन्होंने उसकी पिटाई भी की थी। सौरीन आगब बुला था। उसने उस कॉल रिकॉर्डिंग को सहेजने का फैसला किया जो उसने अभी-अभी सुनी थी और हिसाब चुकता करने के लिए अपनी बुआ को खोजने निकल पड़ा।